जय हिंद। तो पिछली वीडियोस में हमने 12.1 प्रश्नावली के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम 12.2 प्रश्नावली करेंगे। तो 12.2 प्रश्नावली करने से पहले हम देख लेते हैं कि 12.2 प्रश्नावली में जो हमारे सूत्र उपयोग में आएंगे, एक त्रिज्याखंड और एक वृत्तखंड का सूत्र। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं और इनके सूत्रों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है। सबसे पहले हमने एक वृत्त लिया है। ठीक है, ये जो वृत्त है इसमें हमें त्रिज्याखंड बनाना है। तो त्रिज्याखंड एक वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ होता है। जैसे कि ये वृत्त है, इसमें हम दो त्रिज्याएं खींचेंगे। त्रिज्याएं वृत्त में कहीं पर भी हो सकती हैं, दो कितनी भी दूरी पर हो उनके बीच का कोण, उनके बीच का जो भाग रहेगा दो त्रिज्याओं, ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं और ये जो संगत चाप इसका है यहाँ से यहाँ तक का परिधि का भाग, ये कहलाएगा संगत चाप। तो इसके जो बीच का जो भाग रहेगा उसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड, यानी कि इसे नाम दे देंगे ओ ए बी और चाप रहेगा ए पी बी। ठीक है, तो ये जो संगत चाप और जीवाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा वह कहलाएगा हमारा त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड जो है इसे हम ये रंगीन कर देते हैं। दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड। इसी त्रिज्याखंड में यहाँ से एक जीवा खिंची हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारा सारा हो गया त्रिज्याखंड। ओ ए पी बी, इसके मध्य का क्षेत्र हमारा त्रिज्याखंड हो गया। और जब हम बात करते हैं वृत्तखंड की, ठीक है, तो वृत्तखंड क्या होता है। वृत्त पर एक जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे ये जीवा है ए बी और संगत चाप तो जो त्रिज्या का है वही इसका रहेगा। तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या हो जाएगी। वृत्तखंड की परिभाषा हो जाएगी कि वृत्त का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। और त्रिज्याखंड का परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी। त्रिज्याखंड की परिभाषा हो जाएगी कि दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप रहेगा ए पी बी, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो जब हम त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं तो उसमें हमारा ये वृत्तखंड भी आ जाएगा। त्रिज्याखंड के अंदर ही हमारा वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है, और वृत्तखंड तो एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा हमने देख ली है कि कैसे बनी है। यहाँ पे लिख भी देते हैं त्रिज्याखंड तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, यानी वृत्त के अंदर का वह भाग वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड। परिभाषा हमने समझ भी ली और देख भी लिया कि ये परिभाषा कैसे बनी है। ठीक है, अब ये तो हो गई त्रिज्याखंड की बात। अब आगे देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड की भी हमने देख लिया है कि परिभाषा कैसे बनी है। यहाँ पे ये जो वृत्तखंड है हमारा, ये एक जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ वृत्त का क्षेत्र है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग। वृत्तीय क्षेत्र यानी वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र होता है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा
तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, दोनों परिभाषाओं में हमें थोड़ा ही चेंज करना है। यहाँ पे लिखना है दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, और यहाँ पे एक जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। यहाँ पे दो त्रिज्या आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जीवा। संगत चाप दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वृत्तखंड और त्रिज्याखंड क्या होते हैं और इनकी परिभाषाएं कैसे बनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये तो हमने बना लिया था त्रिज्याखंड AOB। ठीक है, अब इसके जो बाहर बचा हुआ क्षेत्र है ये भी तो हमारा त्रिज्याखंड ही होगा, क्योंकि ये भी एक दो परिभाषा क्या कह रही है त्रिज्याखंड की कि दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये जो रंगीन वाला भाग है इसके अलावा जो बचा हुआ वृत्त का भाग है वो भी तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ है, तो उसे भी हम त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है, इसमें भी एक त्रिज्या ये है इस वाले क्षेत्र में और एक त्रिज्या ये है। ठीक है, दो त्रिज्याएं हैं और संगत चाप है हमारा ये वाला, ये जो वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि का बचा हुआ भाग। ठीक है, ये भी हमारा त्रिज्याखंड रहेगा। तो ये दोनों ही त्रिज्याखंड हैं, तो इन्हें बांटने के लिए हम इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड और इसे कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, ये छोटा वाला भाग होगा वो लघु त्रिज्याखंड और ऊपर वाला भाग रहेगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इसी प्रकार से हम वृत्तखंड को देखते हैं, तो ये वाला तो हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा और इस ये जो जीवा खिंची हुई है हमारी AB, इस जीवा से ऊपर का जितना भी भाग रहेगा वो कहलाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दो प्रकार, इनके दो भाग प्रकार हैं, एक है लघु त्रिज्याखंड, एक दीर्घ त्रिज्याखंड। उसी प्रकार से वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये त्रिज्याखंड है, ये तो हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो बना कैसे आखिर। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र पे जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसका मान क्या होता है πr²। ठीक है, ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। इसका प्रयोग हमने पिछली प्रश्नावली में किया है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है, तो हम जब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, हमने सूत्र लगाया πr², तो इससे हमें पता चलेगा कि जो वृत्त है इसके अंदर का घिरा हुआ क्षेत्र का हमें पता चलेगा। जैसे कि ये लाल पेन से जो रंगा हुआ है ये भाग वृत्त द्वारा घिरा हुआ है, तो πr² से हमें इस क्षेत्र का पता चलता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कितना होता है, ये क्षेत्र होता है 360 डिग्री पे घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम त्रिज्याखंड की बात करते हैं। तो त्रिज्याखंड की जब बात करते हैं तो त्रिज्याखंड में मात्र इतना छोटा सा कोण आता है। ठीक है, यानी कि इसमें पूरा कोण नहीं आता, ये पूरे वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा भाग होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे हम, तो इसके क्षेत्रफल को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक त्रिज्याखंड खींचेंगे। दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है त्रिज्याखंड। ठीक है, ये हमने त्रिज्याखंड खींच लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोण के अंदर, यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर कोण का मान कितना था 360 डिग्री, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाया, बराबर πr²। ठीक है, ये πr² से हमें वृत्त का अंदर का सारा क्षेत्रफल मिल गया, यानी कि ये था 360 डिग्री पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान
केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री होने पर हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो त्रिज्याखंड बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये 360 पे ही था, तो हमारा जो त्रिज्याखंड का जब क्षेत्रफल 360 डिग्री पे हम निकालेंगे, यानी कि ये मान लीजिए 40 डिग्री का है, इसे हम बढ़ा के 360 डिग्री कर देंगे तो ये घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो ये पूरा ही हमारा क्षेत्र त्रिज्याखंड से ही गिर जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा जब कोण का मान कितना रहेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री पे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 360 है तो पाई आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अब 1 डिग्री पे हम निकालेंगे, तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी। कोण का अंशीय मान कितना था यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 360 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक है, ये बटे में क्यों गया, क्योंकि यहाँ 360 पर पाई आर स्क्वायर था, तो 1 डिग्री पर निकालने के लिए इसे नीचे पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री पर आ गया है ना, केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 1 डिग्री होने पर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे कि केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान थीटा हो तब थीटा होने पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब थीटा होगा तो इसमें थीटा का और गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का हम गुणा करेंगे तो थीटा यहाँ पे रहेगा, इसके गुणा में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक है, तो ये थीटा इसका या तो ऊपर गुणा कर दे या 360 को इसके नीचे लिख दें, तो हम क्या करेंगे 360 को इसके नीचे लिख देंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जाना कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बना कैसे। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सूत्र के माध्यम से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इतना क्षेत्रफल इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, संगत चाप है। तो जिस प्रकार से हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला वृत्त के टुकड़े का पाई आर स्क्वायर के छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी जो परिधि होती है उसका सूत्र कितना होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो हम चाहे तो इस परिधि के टुकड़े का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं संगत चाप। तो इसके लिए भी हम सूत्र निकाल सकते हैं, तो देखते हैं वो सूत्र कैसे निकलेगा। इसके लिए हमने एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, वृत्त पर फिर से हमें त्रिज्याखंड बनाना पड़ेगा, ओ ए बी। ठीक है, तो केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान होना चाहिए 360, तो हमारा परिधि का सूत्र आता है 2 पाई आर। ठीक है, फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी, अंशीय मान रहेगा 360, तो हमारा संगत चाप की लंबाई, यहाँ पर हम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लंबाई।
ये यहाँ से यहाँ तक की परिधि की लंबाई यानी कि संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई हमारी कितनी आती है 2πr। ठीक है, जब भी हम ये जो परिधि वाला सूत्र लगाते थे वृत्त में तो हमें क्या ज्ञात होती थी, परिधि यहाँ से B से लेकर ये जो वृत्त पर ये चली गई दूरी होती है इसे परिधि कहते हैं। फिर B से चलकर B पर ही आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई परिधि कहलाती थी। तो जब भी हम परिधि का सूत्र लगाते थे तो कोण कितना लेते थे 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री केंद्र पर किसी भी बिंदु पर चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी हम कोण लेते थे 360, तो हमारा परिधि का सूत्र आता था 2πr। ठीक है, तो केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 360 लेते थे तो हमारा संगत चाप आता था 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान यदि हम 1 डिग्री लेंगे, ठीक है 1 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा, इसे बटे में पहुँचा देंगे 360 इसके बटे में जाएगा 2πr के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री पे। ठीक है, तो ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से ये पूरी यहीं तक उतर जाएगी, बस यहाँ पे चेंज होगा तो इसे हम बार बार नहीं लिखेंगे। अंशीय मान कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो संगत चाप की लंबाई, ठीक है चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 2πr, ऐसा ही रहेगा और इसे हम बटे में पहुंचा देंगे क्योंकि यहाँ 360 पे निकाला था, यहाँ 1 डिग्री पे निकाला। ठीक इसी प्रकार हम कितने पे निकालेंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे यदि अंशीय मान कितना हो थीटा हो, ये कितना भी मान हो सकता है तो हम इसे मान लेंगे थीटा हो, तो हमारी चाप की लंबाई क्या जाएगी, ठीक है चाप की लंबाई आ जाएगी, दोनों साइड थीटा से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा थीटा, इसके गुणा में भी हम थीटा लिख सकते थे या थीटा को लिख के ये 360 को इसके नीचे ले जाएंगे इंटू 2πr। ठीक है, तो ये जो हमारा सूत्र आया है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये हमारा चाप की लंबाई या फिर संगत चाप की लंबाई का सूत्र हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो दोनों ही सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि जो त्रिज्याखंड का सूत्र है वो हमने कैसे निकाला और संगत चाप की लंबाई का सूत्र कैसे निकाला। एक बार और समझ लेते हैं त्रिज्याखंड को सूत्र को। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते थे तो उसमें लगाते थे πr²। ठीक है, πr² हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता था, वृत्त के अंदर का घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो उसका जो कोण होता था वो होता था 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर चारों ओर के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ से हमने फिर 1 डिग्री पे निकाला, 1 डिग्री पे निकालने के लिए 360 को इसके बटे में लिख दिया। उसके बाद हमने थीटा पे निकाला तो दोनों साइड थीटा से गुणा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र बन गया थीटा बटे 360 πr²। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर चाप की लंबाई का सूत्र देखा कि 2πr जब हम लिखते हैं तो इसमें थीटा कितना रहता है 360, यानी कि वृत्त के चारों ओर जो चली गई दूरी होती है उसका मान 360 पे हम निकालते हैं 2πr, तो 1 डिग्री पे निकलेगा 2πr बटे 360। ठीक है, और जब कोण का मान कितना होगा थीटा होगा तो हमारी चाप की लंबाई का सूत्र आ जाएगा थीटा बटे 360 2πr। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा बचा हुआ है वृत्तखंड। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया त्रिज्याखंड, तो आगे देखते हैं वृत्तखंड को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका हमने चित्र भी बनाया था, ये क्षेत्र कहलाता है हमारा वृत्तखंड। ये संगत चाप APB और जीवा AB द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी
मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा ही क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें वृत्तखंड भी शामिल रहेगा त्रिज्याखंड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, किस में से घटाएंगे, इसे त्रिज्याखंड में से घटा देंगे ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो नीचे वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखाएंगे माइनस हो जाएगा हमारा संगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और संगत चाप ये तीनों क्या होते हैं और इनके सूत्र निकालने के लिए हमें कैसे इनके सूत्र निकालते हैं। ठीक है, यदि हमें पता रहेगा कि कैसे इनके सूत्र निकलते हैं तो हम सूत्र याद करने के बाद जब भूल जाते हैं तो हम इसे देख भी सकते हैं कि इनके सूत्र कैसे बने थे, तो हमें इनके सूत्र भी याद आ जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम 12.2 प्रश्नावली के सारे सवालों को करेंगे। धन्यवाद।